वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। अच्छा, अब ये जो वीडियोस बन रही होती हैं यूट्यूब के ऊपर और जो मैं अपने थॉट्स इन वीडियोस में लेकर आता हूँ, तो उसका मुझे जो फ़ायदा सबसे बड़ा होता है वो ये कि मुझे दूसरों का पर्सपेक्टिव मिलना शुरू हो जाता है। मेरे पास इस तरह के लोग अपने सॉल्यूशंस के लिए आते हैं जिनका मुझे भी कभी नहीं पता होता। और ऑफ कोर्स मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ जिसने ये चीज़ें समझ ली हैं, क्योंकि मैं खुद भी लर्निंग कर रहा हूँ। लेकिन फ़ायदा ये हो रहा है मुझको, जब मुझको इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं, जैसे एआई को या चैट जीपीटी को आप बहुत सारा डेटा दे रहे होते हैं ना, तो वो अपने दिमाग में प्रोसेस कर रहा होता है और वो फिर उसी हिसाब से आउटपुट देता है, क्योंकि उसके पास भी अपना ब्रेन तो कोई है नहीं, लेकिन वो प्रोसेसिंग पावर उसके पास इतनी है कि जो उसको डेटा मिल रहा है वो बहुत ईजिली आउटपुट कर सकता है। तो मेरे पास भी जितना डेटा आता है और जितना मैं प्रोसेस कर सकता हूँ और जितना स्टोर कर सकता हूँ अपने दिमाग में, वो मेरे पास रहता है। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ और मैं इंटरेक्शन बहुत सारे लोगों से कर रहा होता हूँ। अब ये जो प्रॉब्लम है आज की, जो हम बात करेंगे जिस वीडियो की, और इसमें एक रियल लाइफ सिचुएशन भी थी, लेकिन इन जनरल ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि जो लोग गल्फ में आते हैं वो उनको अपना घर बनाना होता है बैक होम, और उसकी वजह से वो परेशान रहते हैं और कभी वो नहीं बना पाते, या बना लेते हैं तो वो गलत चीज़ में लग जाते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। बट ये इसको अपने ऊपर जैसे कहते हैं ना, तारी कर लेना, वो नहीं करना चाहिए। इसको इजी वे में करना चाहिए काम, और उसका मैं तरीका बताता हूँ। जिस तरह से मैंने इनिशियली जब मैं आया था और मैंने अपना घर बनाया था बैक होम इन पाकिस्तान, तो उसके अंदर मेरे पास एक साहब आए और उन्होंने कहा कि यार, मैंने एक प्लॉट लिया था और वो उसकी प्राइस उस तरह से नहीं बढ़ सकी जिस तरह से बढ़नी चाहिए थी। और जब मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे घर बनाना है, तो ना उसकी प्राइस बढ़ी है, ना मैं उसको इस वक्त बेच सकता हूँ, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कोई नई जगह पर कोई ऐसा घर बना लूँ जिसमें कोई मेरी फैमिली वहाँ रहना शुरू कर दे। करंटली उनकी फैमिली रेंट पे रह रही थी और वो नहीं चाह रहे थे कि रेंट दें, वो चाह रहे थे कि अपने घर में जाएं। अच्छा, ये माइंडसेट जो होता है कि रेंट में ना रहें और अपने घर में जाएं, तो ये किसी हद तक ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते होंगे तो फिर ये उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो रेंट पे रह रहे हो। मैं आज तक रेंट पे ही रहा हूँ। ठीक है, मेरा घर बन चुका है पाकिस्तान के अंदर जिसमें कोई नहीं रह रहा, बट मैं खुद यहाँ पर रेंट में पे रह रहा हूँ, और उसको मैं बहुत सारे तरीक़ों से आपको वैलिडेट कर सकता हूँ कि वो डिसीजन मेरा सही है या आपके ख्याल से वो गलत है। वॉट एवर द केस इज, पॉइंट ये होना चाहिए कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, एट द सेम टाइम जो आप रेंट दे रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, बट जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं वो सही जगह पे हो रही हो। रेंट वर्सेस बाइंग के अंदर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, अगर आप कहते हैं तो दोबारा बना सकते हैं उस वीडियो को। बट आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर कोई एक्सपर्ट है और बैक होम पाकिस्तान में या इंडिया में या कहीं भी वो घर खरीदना चाहता है, तो वो किस तरह से और क्या उसका तरीका होना चाहिए वो घर खरीदे। सबसे पहले का जो डिस्क्लेमर है वो ये कि आपको घर बनाना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप घर बनाएं। जैसे मैंने कहा कि आप अगर सही इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आपका ऑटोमेटिकली वो पैसे जनरेट हो रहे होंगे, चाहे वो रियल एस्टेट के अंदर पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो स्टॉक्स में कर रहे हो। बट अगर आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको पैसे बना के दे रहे हैं, तो आपको घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको दिमाग में है कि घर बनाना है, और ये होता है क्योंकि मैंने खुद भी देखा है, जब आप एक दफ़ा होम ओनर हो जाते हैं, आपको सोसाइटल प्रेशर भी ख़त्म हो जाता है, आपके दिमाग में एक पीछे अश्योरेंस भी आ जाती है कि आपके पास घर है, और आपको कोई लेट्स से कभी जाना पड़ गया वहाँ पर बैक होम, तो आप वहाँ पर रहने की जगह होगी। और ये इस तरह की जो जिसे कहते हैं लिमिटिंग बिलीव्स, वो आपके ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं कि अब मेरे पास वो बैरियर ख़त्म हो गया। और यही बात मैंने अपने दोस्त को भी कही थी जो मेरे पास आए थे अपनी सिचुएशन लेकर, कि आपको घर बनाना की घर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके जहन में जो मेंटल बैरियर है उसको ब्रीच करने के लिए ज़रूरी है कि आप घर ख़रीद लें। घर ख़रीदने का जो सबसे पहला पॉइंट है, वो आपको किसी भी सूरत अपने लिमिट्स से ओवर एंड अबव नहीं जाना चाहिए। अब वो लिमिट्स क्या हैं वो आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप अगर ऑलरेडी आपके पास कैश है और कैश से घर खरीद सकते हैं, आप खरीद लें, वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है। बट एट द सेम टाइम खरीदने के बाद आपके पास इतने पैसे कैश फ्लो होना चाहिए कि आप हर महीने इन्वेस्ट भी कर रहे हों किसी और जगह पर। तो कहाँ कर सकते हैं वो मैं अलग से वीडियोज़ में बात करता रहता हूँ। बट ऐसा ना हो कि आपने घर खरीद लिया हो और आपके पास बिल्कुल ही पैसे ना बचे हों आप किसी और इन्वेस्टमेंट के लिए। इसी तरह से अगर आप इवन लेट्स से लोन पे भी घर ले रहे हैं या मॉर्गेज करवा रहे हैं, इन दोज केसेस एज वेल आपके पास मॉर्गेज के पैसे या पर्सनल लोन के पैसे इतने निकलने के बाद भी कुछ पैसे बच रहे हों कि आपकी, एक तो ये कि इमरजेंसी फंड आपका इंटैक्ट होना चाहिए, और दूसरा ये कि इतने पैसे बच रहे हों कि आप उन पैसों को हर महीने इन्वेस्ट भी कर रहे हों। तो ये मेरा क्राइटेरिया है अफोर्डेबिलिटी का। ये घर की अगर कभी भी बात करेंगे तो अफोर्डेबिलिटी ऐसे होती है मेरे ख्याल से कि महीने के ऊपर आपको स्ट्रेन ना आए। जो भी आप इन्वेस्टमेंट जब भी आप घर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपकी रेगुलर इन्वेस्टमेंट ना
इफ़ेक्ट हो। अच्छा, अब जो मैंने इसमें तरीका यूज़ किया था अपने टाइम पर जब मैं ले रहा था घर, तो मेरे पास एक सर्टेन अमाउंट के पैसे मौजूद थे और मैंने सर्टेन अमाउंट का एक लोन लिया था। अब सर्टेन अमाउंट को इस तरह से कह लें कि लेट्स से आज के ज़माने के हिसाब से अगर 2 करोड़ रुपए का पाकिस्तानी अगर कोई चाहता है कि घर ले, तो जो कि ऑलमोस्ट कोई कितना बनेगा, तकरीबन कोई 250,000 दिरहम्स का बनेगा। तो 2 करोड़ रुपए का कोई घर लेना चाहता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसके पास कुछ अमाउंट ऑलरेडी कैश के ऊपर जमा होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास कोई ज़ीरो अमाउंट हो और आप सोचने शुरू कर दें आज घर लेने का। तो मेरे ख्याल से 25% आपके पास पैसे होने चाहिए। बाकी पैसों को आप फ़ंड करें किसी तरह से भी। अब किस तरह से करना है, यूएई में रहते हुए बहुत इजीली आप लोन ले सकते हैं। मैंने लोन से ही काम किया था और मैंने जिन साहब की बात कर रहा हूँ उनको भी यही रेकमेंड किया था कि अगर आपके पास कोई और एसेट नहीं है, आपको अपने दिमाग में ये है कि आपको घर बनाना है, उससे पहले कोई और इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते। तीसरा ये कि आप ऑलरेडी किराए पर हैं और आपको वो रेंट जा ही रहा है, तो आप थोड़ा से पैसे डालकर लोन की इंस्टॉलमेंट भी पे कर सकते हैं उसके साथ, तो आप अपना घर ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप लोन ले सकते हैं। लोन की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर आपका 75% का अमाउंट का आपको लोन लेना है, और मैं जब भी लोन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर तो एज एन एक्सपर्ट बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप पर्सनल लोन लेंगे और उसको लेट्स से अपने कंट्री भेजेंगे और उसके थ्रू आप वो ट्रांजैक्शन करेंगे। सो अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए का लोन लेना है, 50 लाख रुपए आपके पास मौजूद हैं जो कि 25% बनता है, 50 लाख रुपए आपके पास मौजूद हैं। आप फर्स्ट करें आपके पास आपकी सैलरी है 15,000 दिरहम्स, जस्ट टू हैव अ हाइपोथेटिकल नंबर। इसमें से आपको 5,000 दिरहम्स आप कहते हैं कि मैं सेव कर सकता हूँ और मेरी इंस्टॉलमेंट जा सकती है, मैं इस अमाउंट के ऊपर मैं सेव करके बाकी अमाउंट का खर्चा करके थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूँ। अब अगेन 15,000 दिरहम्स के ऊपर आप लोन की पे ऑफ भी करेंगे और अपना खर्चा भी चलाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, बट इट इज़ पॉसिबल। आपकी फैमिली साइज़ क्या है ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोन लेते हैं 187,000 दिरहम्स के अराउंड, क्योंकि वो बनता है तकरीबन कोई 1.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी का, जो कि अगर मैं 80 रुपीज़ पर दिरहम्स के ऊपर हिसाब से उसको काउंट करूँ, ऑल्दो के दिरहम आगे पीछे हो सकता है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 80 रुपीज़ पर दिरहम के हिसाब से अगर काउंट करें तो आपको 1.5 करोड़ रुपए का लोन चाहिए होगा अपनी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, क्योंकि 50 लाख रुपए आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। ये लोन आप 2 साल के लिए लेंगे और इस 2 साल के लिए आपको जब लोन लेंगे तो आपको अगर 4% के करीब का इंटरेस्ट रेट पड़ता है पर्सनल लोन के ऊपर, जो कि फ्लैट होगा, और उसके अंदर 6,750 दिरहम्स पर मंथ आपकी इंस्टॉलमेंट जारी होगी, जो कि ज़्यादा है 5,000 दिरहम से, जो कि हमने सोचा था कि अगर 15,000 दिरहम आपकी सैलरी है तो 5,000 दिरहम आपकी इंस्टॉलमेंट जारी होगी। तो इस केस में 2 साल के ये हम 2 साल के लिए लोन ले रहे हैं, इसके अंदर 6,750 दिरहम्स का आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है। इसी चीज़ को 3 साल पे लेके जाएंगे तो आपको 4,666 दिरहम्स पे करने पड़ेंगे इंस्टॉलमेंट में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा लेके जाते हैं, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा लंबा लोन ना लें। मॉर्गेज आप नहीं करवा रहे हैं, आप एक सिर्फ बैक होम एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं, उसको आप किसी भी सूरत में मॉर्गेज से कंपेयर नहीं कर सकते। मॉर्गेज का जो टेन्योर होता है वो 20-25 साल के ऊपर लोग जा रहे होते हैं लेकर, विच आई डोंट एग्री टू, बट स्टिल लोग लेके जा रहे होते हैं और उससे बहुत फ़ायदा भी ले रहे होते हैं। बट हेयर आई थिंक इसको जितना कम रखें, जितना अफोर्डेबल रखें, उतना ज़्यादा बेहतर है। और ये आपके मंथली एक्सपेंस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना मंथली एक्सपेंस इसके अंदर से सेव कर सकते हैं थ्रू योर इनकम। अच्छा, अब इसके अंदर हमेशा इस बात को ध्यान में रखें, कभी भी ओवर एंड अबव ना जाएं। जो गलती सबसे ज़्यादा लोग करते हैं कि अगर वो घर ले रहे होते हैं तो उसके अंदर सोचते हैं कि यार एक ही ज़िंदगी में एक ही दफ़ा घर लेना है और उसको अच्छे से अच्छा ले लेते हैं जितना बेहतर हो सकता है। आपको अपना फिक्स्ड, अब ठीक है अच्छे से अच्छा लेना है, एक ही दफ़ा ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें ठीक है, बट अपना बजट फिक्स करना होगा। अगर मैंने बजट फिक्स कर लिया है ना 2 करोड़ रुपए का, और मैंने अपने हिसाब से अपनी कैलकुलेशन यहाँ डाल ली है, अब मुझे इससे ऊपर नहीं जाना है, मैं इससे कम में ही चीज़ें देखूंगा। और अगर मेरे पास नहीं आ रहा कुछ तो मैं थोड़ा सा वेट करके थोड़े से पैसे और सेव करके फिर मैं इस स्टेप को लूँगा। अच्छा, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि जिस टाइम पर मैंने लोन लिया था तो मैंने अपना इमरजेंसी फंड साइड पर रखा था, उसको मैंने किसी भी कैलकुलेशन में नहीं डाला था। और इमरजेंसी फंड का मतलब ये होता है कि अगर आप GCC कंट्रीज़ के अंदर हैं तो आपका जो महीने का एक्सपेंस है वो 6 महीने से लेकर साल का आपका एक जगह पर सेव होना चाहिए। जस्ट इन केस कोई मेजर मसला आता है तो आपके पास इमीडिएट फंड्स अवेलेबल हों, जो कि आपके पास ऑन हैंड हो और एक्सपेंस करना हो तो आपको कर सकते हैं।
इसके अलावा आपके पास कुछ कोलैटरल्स होने चाहिए। अब कोलैटरल का मतलब ये है कि आपके पास अपने दिमाग में, वैसे बैंक्स भी मांगते हैं ना कोलैटरल के आपके पास, अगर आप लोन लेने जा रहे हैं किसी से तो आपका क्या कोलैटरल, आप क्या दे सकते हैं बैंक को, जिसे कहते हैं गिरवी रखना, आप क्या गिरवी रखवा सकते हैं। यहाँ नहीं मांगते इस तरह से, बट एट द सेम टाइम आप अपने दिमाग में क्या कोलैटरल रखते हैं। तो मैं अब जिस वक्त मैं लोन ले रहा था उस टाइम पर मेरे पास कोलैटरल था कि मेरे पास अपनी कैश पे गाड़ी थी यूएई के अंदर, प्लस ये कि मेरे पास एक ऐसा प्रॉपर्टी थी बैक होम इन पाकिस्तान जिसको मैं बेच कर कुछ ना कुछ पैसे जनरेट कर सकता था। बट एट दैट टाइम आई डिडंट वांट टू सेल दैट प्रॉपर्टी, क्योंकि मुझे पता था कुछ अर्से बाद उस प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ सकती है, और वही हुआ। कुछ अर्से बाद उस प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ गई थी, और मुझे अच्छा ही हुआ कि मैंने उस टाइम पर उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया था। ये मेरे पास दूसरा कोलैटरल ये हो गया। तीसरा कोलैटरल मेरे पास बीइंग इन यूएई, मेरे पास यहाँ पर क्योंकि यहाँ मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पर, तो कुछ ग्रेजुटी एक्यूमुलेट हो रही थी। ग्रेजुटी आपको जब आप अपनी जॉब ख़त्म करते हैं तो उस टाइम पर आपको पैसे मिल रहे होते हैं। तो मेरे दिमाग में ये था कि अगर मेरी जॉब जाती है तो मेरे पास 3-4 साल की ग्रेजुटी मौजूद थी, जो कि मुझे काफ़ी कुछ कुशन दे सकती है इन केस ऑफ जॉब इशू, और अगर मुझको ये लोन पे ऑफ करना हो। तो फिर इसके अलावा कुछ गोल्ड था हमारे पास, तो हमने कहा था ये भी बुरे वक्त का साथी होगा अगर इन केस ये ज़रूरत पड़ती है। ये जो 4 चीज़ें थी मेरे पास, फुल्ली पेड कार, मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी थी, मेरे पास कुछ ग्रेजुटी थी, मेरे पास गोल्ड था, ये चीज़ें मेरे पास टोटल एसेट्स थे। इनकी बेसिस के ऊपर, और कुछ कैश था जो इमरजेंसी फंड में था, और कुछ कैश वो था जो कि मेरे पास अपना कैश था। ये सारी चीज़ें थी, इनकी बेसिस के ऊपर मैंने सोचा कि अब मैं अगर प्रॉपर्टी अपनी लेने जाता हूँ, लेट्स से कैलकुलेटेड रिस्क होगा कि अगर मैं ये कहता हूँ कि आज मैं लोन लेता हूँ, और ये मैंने 3 साल का लोन लिया था उस टाइम पर, कि आज मैं लोन लेता हूँ, 3 महीने बाद मेरी जॉब खत्म होती है, तो मेरे पास मेरी गाड़ी थी, मेरी ग्रेजुटी थी, मेरे पास कुछ गोल्ड था, और मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी थी। ये चारों अगर मैं सेल आउट कर देता तो मेरा घर बच सकता था। बट दैट वाज द काइंड ऑफ रिस्क आई टुक। आज मैं लोगों को कहता हूँ थोड़ा सा अपने आप को इतना रिस्क में ना लेके जाएं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे आपके पास होने चाहिए। बट अगर लेट्स से मैं इस केस में भी जाता हूँ, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद तो मैंने बताया ना सारी चीज़ें आपको ऑफलोड करनी थी। 6 महीने बाद क्योंकि मैं अपनी जो भी जॉब कर रहा था उसमें सैलरी भी आ रही थी, उसमें थोड़ी बहुत सेविंग हो रही थी, उसमें थोड़ा बहुत मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था। 6 महीने बाद अगर यही चीज़ होती, मेरी जॉब जाती, तो मैं ग्रेजुटी से अपना काम चलाता, मेरी जो फुली पेड कार थी उसको मैं शायद बेचता, और इसके अलावा मेरा गोल्ड बच जाता, और मेरी शायद प्रॉपर्टी भी बच जाती। तो 3 महीने के अंदर मेरी प्रॉपर्टी और मेरा गोल्ड बच गया, जस्ट बिकॉज कि मैंने वो टाइम गुजार लिया। उसके बाद फर्दर अगर 6 महीने बाद जॉब जाती तो हो सकता है मुझे अपनी गाड़ी नहीं बेचनी पड़ती, मुझे सिर्फ ग्रेजुटी से काम चल जाता, और इसके अलावा मैं शायद अपनी प्रॉपर्टी बेचता या नहीं बेचता, वो मैं उस टाइम पर देख रहा था, लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी क्लोज हो गई थी। अगर ये चीज़ 2 साल बाद होती, यानी कि उन 3 साल के टेन्योर के अंदर 2 साल बाद मेरी जॉब जाती, तो मैं फिर अपनी ये सारे के सारे एसेट्स बचा लेता। ना मुझे गाड़ी बेचनी पड़ती अपना लोन पे ऑफ करने के लिए, ना मुझको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती, ना मुझको अपनी ग्रेजुटी पुल ऑफ कर, जब ग्रेजुटी मिलती तो वो पुल ऑफ होती तो मुझे वो खर्च नहीं करनी पड़ती, ना ही मुझको अपना गोल्ड बेचना पड़ता। सो 2 साल बाद मुझे पता था कि ये मैं बहुत ईजिली कवर कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होती, थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड होता, मैं सारा कुछ वो कर देता, और ऑफकोर्स उसके बाद तो फिर मसला ही नहीं था। तो यही चीज़ मैंने उन साहब को भी बताई कि आप अपनी इस तरह की कैलकुलेशन करें, और ये कैलकुलेशन सबके लिए अलग अलग होगी। ये किसी के लिए एक जैसी कैलकुलेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये मैंने अपने लिए की थी, मेरा अपना माइंडसेट था, मेरे अपने एसेट्स थे, मेरा अपना टाइम होराइजन था, मेरा अपना दिमाग में था कि अच्छा मैंने अपनी एक स्पेसिफिक बजट बनाया हुआ था। हम भी ओवरबोर्ड गए थे बजट में अपने घर को ख़रीदने के लिए, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड नहीं गए थे। तो हर बंदे की सिचुएशन अलग होती है, और इसके अंदर जनरलाइज नहीं कर सकते। बट ये मैंने आपको एक फ्रेमवर्क बता दिया है, इसके थ्रू आप अपना जो डिसीजन ले रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ज़रूर मुझको कमेंट में बताएं कि आपका इससे, अगर आप ये सोच रहे हैं एज एन एक्सपर्ट इन जीसीसी, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपके पास क्या क्या ऐसे ऑप्शंस हैं, या आपने किस तरह से अपना घर लिया था पहली दफ़ा बैक होम, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, कहीं भी हो, आपने जब घर लिया था तो किस तरह से लिया था। जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं या अपना कोई नया काम करना स्टार्ट करते हैं, तो मैं हमेशा से कहता हूँ लोगों को कि अपना ट्राइब बनाएं, अपनी कम्युनिटी बनाएं। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैंने एक कम्युनिटी बनाई थी जिसके थ्रू मैं लोगों से इंटरेक्ट करता था, और उन लोगों से इंटरेक्ट करता था जो कि मेरे लाइक माइंडेड लोग थे। अगर मैं अपनी रेगुलर यूनिवर्सिटी के ग्रुप के अंदर अपनी यूट्यूब की बातें शुरू कर देता तो लोग मुझे पागल कहते शायद उस टाइम पर। आज वो नहीं कहते, बट 4 साल पहले यही इसी तरह से हो रहा था। तो अगर 5
6 लोगों का जो ग्रुप मेरा बना था वो बहुत ज़बरदस्त ग्रुप था। उसकी हमने काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन किए उस ग्रुप के थ्रू। इसीलिए मैंने भी एक इनिशिएटिव लिया कि मेरे पास एक डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी जिसमें ऑलमोस्ट 1000 के करीब लोग हैं, फ्री कम्युनिटी है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें ऑलमोस्ट कोई 15 के करीब लोग हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, ज़्यादा महंगी फ़ीस नहीं है उसकी, $13 पर मंथ की फ़ी है। उसके अंदर हम आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, लिंक्डइन पे कोलैबोरेट भी कर देते हैं। और अभी ये टाइम है, इसमें $13 पर मंथ की जो फ़ीस है ये आगे जाके बढ़ेगी क्योंकि हम इसको और एक्सपैंड करेंगे। बट एट द सेम टाइम जो लोग अभी उसमें एनरोल कर देंगे तो बाद में जाके उनकी फ़ीस नहीं बढ़ेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इसी तरह का कंटेंट देखना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी स्टॉक्स वर्सेस रियल एस्टेट की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एसेट्स की। तो स्टॉक्स वर्सेस रियल एस्टेट में किस तरह से आप अपने एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं थ्रू बोथ द लेट्स से एसेट क्लासेस। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसी तरह से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्मार्ट क्राउड का, यहाँ पर क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ में डील करता है। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया जिसमें मैंने बात की थी स्मार्ट क्राउड की। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।